गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। पिता पैतृक संपत्ति में हिस्सा ना दे तब जबरन हिस्सा कैसे लें, पत्नी व बच्चों के 3 मजबूत कानूनी उपाय और रास्ते, आज के वीडियो का हमारा टाइटल यही है। एक बड़ी अजीब और गरीब स्थिति उन लोगों के साथ बन जाती है, जैसे कि किसी व्यक्ति की शादी हुई, उसकी पत्नी और बच्चे हैं। अब वो पति कह लो या उनको बच्चों का पिता कह लो, वो तमाम गंदी आदतों का शिकार है। जैसे कि शराब पीता है और हर साल, एक उदाहरण के तौर पे, 100 बीघा जमीन का मालिक है तो शराब के नशे की पूर्ति के लिए 1-2 बीघा जमीन हर साल बेच रहा है। या जुआ खेलने का आदी है, हर साल 2-4 बीघा जमीन जुए में हार जाता है, बेच देता है। या गलत महिलाओं से संबंध रखने का आदी है, अय्याश टाइप है और उनपे जमीन बेच कर रुपये लुटाता है। या उसने एक और शादी कर ली है और दूसरी ही पत्नी के साथ और बच्चों के साथ रह रहा है, और पहली पत्नी और बच्चों का ना तो भरण पोषण कर रहा है और ना ही उनको किसी भी प्रकार का जो है कि सहायता राशि प्रदान कर रहा है, और दाम्पत्य सुख प्रदान भी नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके से उनको साथ नहीं रह रहा है और उनको तनहा अकेला छोड़ दिया है। या फिर ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा भी होता है कि संतान भी हो गई, बच्चे भी हो गए, और दहेज प्रताड़ना को लेकर पत्नी को मारपीट करके घर से भगा दिया गया। अब ये ऐसी परिस्थितियां जब बन जाती हैं तो ये हजारों करोड़ों भारतीय महिलाओं की और उन बच्चों की समस्या का समाधान मैं आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कि ऐसी स्थिति में जबरन कैसे उससे संपत्ति ली जाए। सर, जबरन शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जो विपरीत और गंभीर हालात और परिस्थिति जो मैंने आपको बताई है उसको आप देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जबरन ही ली जाएगी, क्योंकि वो सारी संपत्ति पे कब्जा करके बैठा है, 1 रुपया नहीं दे रहा है, और जो 6-7 आधार बताया वो हजारों हालात वहां पर बने हुए। तब ऐसी स्थिति में आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में बता रहा हूं मैं आपको, वरना अगर सब कुछ ठीक है तो आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता देवता समान होते हैं और पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। और पिता का सम्मान करना मतलब है हर पुत्र का दायित्व है। और पत्नी भी उसके धर्म का निर्वाह करे, पति भी उनके धर्म का निर्वाह करे, तो फिर ऐसी स्थिति नहीं बनती है। सर, ये स्थिति तो वही बनती है जो हालात मैंने आपको बताया। तब ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, यहाँ पर एक बेहतरीन में रास्ता आपके लिए लेकर आया हूं। उन महिलाओं के लिए एक आशा की किरण है जो सोच के बैठी है कि अब तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। नो सर, एक ऐसी ट्रिक और एक ऐसा रास्ता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पैतृक संपत्ति क्या होती है। पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो 4 पीढ़ी से बगैर बंटवारे के चली आ रही हो, जैसे परदादा, दादा, पिता और आप। अब जो भी इस परिवार में जन्म लेता है तो उसका जन्म से उसमें हक हो जाता है, चाहे बेटा हो या बेटी। 2005 के पहले सिर्फ पुत्र को ही उसमें जन्म से अधिकार था, उसे ही कोपार्सनर माना जाता था, बेटियों को कोई अधिकार नहीं था। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में 2005 में अमेंडमेंट किया गया और पुत्री और पुत्र दोनों को संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा, ये उस धारा में संशोधन किया गया है। सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें पूरी कोपार्सनर की परिभाषा बताई गई और बेटी भी बेटे के बराबर संपत्ति में हकदार होगी, बताया गया है। ये कुछ बेसिक लॉ की मैं जानकारी आपको दे दूं सर शुरुआत में, क्योंकि ये बेसिक लॉ मैंने अभी लगभग इससे 4-5 वीडियो इसी टॉपिक पर बनाए, उन सभी में बेसिक लॉ यही इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 की उपधारा 1, धारा 11 और धारा 16 की उपधारा 3। शॉर्ट में बता देता हूं सर, हम उन 3 उपाय की ओर बढ़ने से पहले, क्योंकि ये भी उन्हीं टॉपिक से संबंधित है। धारा 8 भी इसी से संबंधित है, धारा 6 भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की। धारा 5 की उपधारा 1 में विवाह की शर्तें बताई गई हैं, उसमें हम नंबर 1 शर्त जो है उसी पर हम बात करेंगे कि जब विवाह के समय जब कोई भी व्यक्ति शादी करता है तो उसकी कोई जीवित पत्नी नहीं होना चाहिए। यदि कोई महिला शादी करती है तो उसका कोई जीवित पति नहीं होना चाहिए, ये पहली शर्त है। अब यदि इस शर्त का उल्लंघन आपके द्वारा कर दिया गया तो क्या परिणाम होगा, इसी अधिनियम की धारा 11 के तहत वो विवाह को शून्य माना जाएगा। अब जब विवाह को शून्य मान लिया गया तो शून्य विवाह मतलब जो दूसरी पत्नी है उसको संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा पति की, ना तो पैतृक संपत्ति में होगा ना ही सौवर्ज्य संपत्ति में होगा। लेकिन दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चे धारा 16(3 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत वो पिता की जो पैतृक संपत्ति में बंटवारे में उस पिता को प्राप्त होगी, उस संपत्ति में वो व्यक्तिगत हो जाएगी पिता की, उसमें इन बच्चों का अधिकार होगा। इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। साथ ही काल्पनिक बंटवारा जो किया जाएगा वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 की उपधारा 1 के तहत
जो प्रावधान बताए गए पूरी धारा 6 में काल्पनिक बंटवारे के। साथ ही धारा 8 क्या होती है सर, जब कोई हिंदू पुरुष निर्वसित मर जाता है तब उसकी संपत्ति उसके वारिसों में बांटी जाएगी। उसके क्रम इसमें बताए गए। सबसे पहले प्रथम श्रेणी के वारिस जिसको हम कहते हैं पुत्र, पुत्री और पत्नी, ये सब क्लास फर्स्ट ईयर्स में आते हैं। इसकी पूरी तालिका भी दी हुई है। और इसकी यदि ये फर्स्ट ईयर्स नहीं है, क्लास फर्स्ट ईयर प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं है, तो द्वितीय श्रेणी के वारिसों को जाएगी। द्वितीय श्रेणी के वारिस भी नहीं है, संगोत्र वो भी नहीं है, तो बंधुओं को जाएगी। ये इसमें बताया गया। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि जो संपत्ति में बंटवारा होता है निर्वसित हिंदू पुरुष का, वो इसी आधार पर होता है। अब हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि पति है और पति के पास कोई पैतृक संपत्ति है, बाप दादा से चली आ रही है। अब उस पैतृक संपत्ति में बच्चों का जन्म से हक है पहली पत्नी और उसके बच्चों का। यहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण आशा की किरण बताने जा रहा हूं कि पत्नी क्या सोचती है कि तो खानदानी संपत्ति है। बिल्कुल सर, खानदानी संपत्ति में पत्नी कभी को पार्टनर नहीं हो सकती, ना ही वो उस संपत्ति में बंटवारे का दावा कर सकती है। लेकिन उसके बेटे तो कर सकते हैं, और जब बेटों के द्वारा दावा किया जाएगा तो पत्नी को भी बराबर हिस्सा वही मिलेगा जो बेटों को मिलेगा और उस पति को मिलेगा। यही वो एक महत्वपूर्ण बात है जो एक आशा की किरण आपके अंदर पैदा कर सकती है कि यदि आप बेहद लाचार और मजबूर हालत में हैं तो आपके पास एक ट्रिक है, आपके पास एक रास्ता है, आपके पास एक कानूनी हथियार है। इस हथियार का इस्तेमाल करके आप कोर्ट में आपके बच्चों की तरफ से आप दावा लगा सकते हैं, और बच्चों की तरफ से जब दावा लगाया जाएगा तो जो उनकी मां है, जो पत्नी है, उसको भी उसमें पक्षकार बनाया जाएगा वादी या प्रतिवादी के रूप में। के द्वारा आपके बच्चों की ओर से कोर्ट में दावा पेश कर दिया जाएगा तो संपत्ति बच्चों को भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी, वो पति को भी मिलेगी। तीनों में बराबर उसमें बंटवारा होगा। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे 30 बीघा जमीन है, पैतृक संपत्ति है पति के नाम से। जब ये दावा लगाया जाएगा तो 10 10 10 तीनों को 10 10 बीघा जमीन प्राप्त होगी। ये मिताक्षरा हिंदू कानून के तहत। और एक गुरुदत्त मखदूम जो 1978 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, उसमें भी यही प्रावधान बताए गए हैं। दूसरी पत्नी के जो बच्चे हैं वो जो 10 बीघा वो पति प्राप्त करेंगे, वो उसमें से हिस्सा प्राप्त करेंगे 3 बच्चे, एक उदाहरण के तौर पे। वो पहली पत्नी और बच्चे भी उसी में से प्राप्त करेंगे। इस पे स्पेशल वीडियो बना चुका हूं सर, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, और महत्वपूर्ण धाराओं की जानकारी भी मैंने आपको दे दी। और कम से कम 6 सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके रखे हैं। सारी जानकारी, वो 3 महत्वपूर्ण कानूनी उपाय, ये सब कुछ मैंने डिजिटल ई बुक के अंदर आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है। डिजिटल ई बुक की लिंक मेरे द्वारा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। आगे की जानकारी मैं आपको डिजिटल ई बुक के अंदर से देता हूं। आइए सर, लेट्स गो। अब मैं सर आपको वो महत्वपूर्ण 3 मजबूत कानूनी आधार बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में एक कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं और एक आशा की किरण आपके लिए हो सकते हैं उन गंभीर हालातों में जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताई है। उसमें कंडीशन नंबर 1 है कि यदि पिता खुद अपनी मर्जी से पैतृक संपत्ति या संपत्ति देने को तैयार नहीं है तो पहली पत्नी और उसकी वैध संतान के पास निम्नलिखित अत्यंत मजबूत और अचूक कानूनी उपाय हैं, जिसमें रेमेडी नंबर 1 है पहली पत्नी की संतान द्वारा विभाजन का वाद, सूट फॉर पार्टीशन, इसको हम कहते हैं अंश की घोषणा का दावा। नियम, चूंकि पहली पत्नी की संतान जन्मजात कोपार्सनर है इसलिए उसे पिता की सहमति या मर्जी की कोई आवश्यकता नहीं है। विधिक प्रक्रिया क्या होगी सर इसमें? वह सीधे सिविल कोर्ट में पिता और अन्य संबंधित पक्षों के खिलाफ विभाजन एवं पृथक कब्जे का वाद, सूट फॉर पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन दायर कर सकती है। लीज पेंडेंसी का सिद्धांत यहां पर लागू होगा। कैसे लागू होगा कि कोर्ट में मुकदमा दायर होते ही संपत्ति पर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 52, जिसको लीज पेंडेंसी भी कहते हैं, लागू हो जाएगी। इसके तहत पिता उस पैतृक संपत्ति को ना तो बेच पाएंगे, ना दान कर पाएंगे और ना ही किसी और के नाम ट्रांसफर कर पाएंगे। और यदि वे ऐसा करते भी हैं तो वह अंतरण कानूनी रूप से शून्य होगा। इसमें जो गणितीय विभाजन हम समझ लेते हैं, जैसे कि 50 बीघा जमीन है, उदाहरण के तौर पे कोर्ट डिग्री पारित करके राजस्व अधिकारी अमीन या तहसीलदार महोदय के माध्यम से जबरन पहली संपत्ति का 1/3 हिस्सा 16.66 बीघा और मां का मतलब पहली पत्नी का 1/3 हिस्सा मतलब 16.66 बीघा अलग करवाकर भौतिक कब्जा दिलाएगी। नंबर 2, रेमेडी नंबर 2 है सर हमारी अंतरिम व्यादेश और स्थगन, इंजंक्शन ऑर्डर स्टे। 40 नियम 1-2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसके तहत हम कोर्ट से ये निवेदन कर सकते हैं कि संपत्ति को कहीं नहीं बेचा जाए, ना ही विक्रय किया जाए, किसी भी प्रकार का अंतरण नहीं किया जाए, इस संबंध में स्टे दिया जाए। तो वो प्रावधान में उपचार नंबर 2 आपका आएगा कि यदि यह आशंका हो कि
हिस्सा मांगने पर पिता पैतृक संपत्ति को हुर्द बुर्द कर देगा, बेच देगा या दूसरी अवैध पत्नी के बच्चों के नाम ट्रांसफर करने का प्रयास करेगा तो मुख्य मुकदमे के साथ ही दीवानी प्रक्रिया संहिता सीपीसी का आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के तहत कोर्ट में अस्थायी निषेधाज्ञा, जिसे टेम्परेरी इंजंक्शन या स्टे ऑर्डर भी कहते हैं, का आवेदन लगाया जा सकता है। कोर्ट प्रथम दृष्टया मामला देखकर पिता को संपत्ति के स्वरूप को बदलने, निर्माण कार्य करने या उसे किसी भी रूप में बेचने से तुरंत रोक देगी। इसकी सूचना संबंधित उप पंजीयक कार्यालय को भी भेजी जा सकती है। ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं सर, ये ला के आधार पे दे रहा हूं सर, लेकिन आपका केस और परिस्थिति किस प्रकार की होगी ये कोर्ट देख के डिसाइड करेगा, लेकिन बेसिक ला के आधार पे मैं आपको जानकारी बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट आएगा सर हमारा सबसे मजबूत कानूनी आधार जो है कि पहली पत्नी मतलब मां का भरण पोषण और आवास का अधिकार। यद्यपि पहली पत्नी स्वयं स्वतंत्र रूप से पैतृक संपत्ति में विभाजन की मांग नहीं कर सकती जब तक कि बेटा केस दायर न करे, लेकिन यदि पति उसे प्रताड़ित करता है या हिस्सा नहीं देता है तो उसके पास दो स्वतंत्र वैधानिक अधिकार उपलब्ध हैं। कौन कौन से? भरण पोषण का और दूसरा आवास का। भरण पोषण का क्या है सर? भरण पोषण का है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के तहत पति से अलग रहते हुए भी अपने स्तर के अनुसार मासिक भरण पोषण मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। यही धारा 144 BNSS 2023 कर दी गई है, उसके तहत भी भरण पोषण की मांग का अलग से दावा कर सकती है। साथ ही घरेलू हिंसा धारा 12 भी सर बना दी गई है, उसके तहत भी घरेलू हिंसा के तहत मुकदमा पेश करके उसमें भी खर्चे की मांग की जा सकती है। वो दो चीज मैंने इसमें नहीं लिखी, लेकिन वीडियो में आपको मैंने बता दी है। आवास का अधिकार व घरेलू हिंसा 2005 DV एक्ट की धारा 19 के तहत उसी पैतृक मकान या संपत्ति में निवास का अधिकार, राइट टू रेसिडेंस, हासिल कर सकती है, जिससे पति उसे कानूनी तौर पर घर से बेदखल नहीं कर सकता। फाइनल जो रणनीति होगी सर हमारी आर्गुमेंट में जोड़ने के लिए कि यदि अदालत में हमें आर्गुमेंट में आवश्यकता पड़ती है तो हम इसको किस प्रकार से उसमें ऐड करेंगे। तो नंबर 1 है पहली पत्नी के बेटे के नाम से विभाजन का वाद आप दाखिल करें, पार्टीशन सूट। नंबर 2, इस मुकदमे में पिता के साथ साथ अपनी मां मतलब पहली पत्नी को भी आवश्यक पक्षकार नेसेसरी पार्टी के रूप में वादी या प्रतिवादी बनाए। नंबर 3 है कोर्ट रूम में दलील दें, मतलब ये कभी आवश्यकता पड़ती है तो, कि मिताक्षरा कानून के स्थापित सिद्धांतों के तहत जैसे ही बेटा विभाजन मांगता है मां का एक हिस्सा स्वतः जागृत हो जाता है। कोर्ट की डिग्री के माध्यम से बेटा अपना 1/3 हिस्सा और मां अपना 1/3 हिस्सा प्राप्त कर लेंगे। पिता की मर्जी यहाँ कानून के सामने पूरी तरह शून्य हो जाएगी। ये एक उदाहरण मैंने लिया है, सपोज करो कि एक पिता है, उसकी पत्नी है और उसके बच्चे हैं, कुल 3 लोग हैं तो 1/3 होगा। ज्यादा होंगे तो उस हिसाब से होगा, संभाग के हिसाब से। तो अब एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर पत्नी किस आधार पर बराबर हिस्सा लेगी। तो मिताक्षरा कानून है, मुल्ला की विधि के अनुच्छेद भी दिए हुए हैं जो मैंने अभी आपको लिखे हुए, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो बेसिक आधार है कि आखिर मां भी किस प्रकार से लेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट भी है, उसका पैरा भी सर मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 सहदाई की, जिसको हम कोपार्सनर कहते हैं, में हितोकांतरण, यह धारा बेटे को पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार, राइट बाय बर्थ देती है। चूंकि बेटा एक स्वतंत्र कोपार्सनर है इसलिए उसे विभाजन की मांग करने के लिए पिता की अनुमति की आवश्यकता नहीं। कोपार्सनर मतलब क्या होता है सर? सहदाई की। सहदाई की मतलब क्या होता है? अब इसको शुद्ध देशी भाषा में समझें, एक ग्रामीण व्यक्ति भी समझ सके, जो है कि जैसे कि परदादा है, परदादा के पास कोई संपत्ति, उदाहरण के मान ले आप 100 बीघा जमीन है, उनकी एक औलाद हुई, 2, 4, 5 भी हो सकती है, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। एक औलाद हुई, बंटवारा बिल्कुल नहीं हुआ, उसके बाद दूसरी उनकी औलाद की औलाद हुई, मतलब परदादा, फिर मतलब अगर आप आपसे भी लेते हैं तो आप, आपके पिता, आपके दादा और आपके परदादा, मतलब 4 पीढ़ियों से बिना विभाजन के संपत्ति चली आ रही है, इसको हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। और उसमें जो जन्म लेता है उस परिवार में, उस वो खानदान में, तो वो को पार्टनर कहलाता है। चाहे बेटा हो या बेटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको बराबर हिस्सा दिया जाएगा। ये कानून में लिखा आ चुका है। मिताक्षरा कानून का मूल सिद्धांत मुल्ला हिंदुल्ला अनुच्छेद 315 मिताक्षरा उपशाखा के तहत यह नियम सुस्थापित है कि भले ही पत्नी आबलिक मां, ये मतलब पत्नी भी है मां भी है, वो स्वयं बंटवारे की मांग नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही बेटे और पिता के बीच पैतृक संपत्ति का वास्तविक या न्यायिक विभाजन शुरू होता है, मां बेटों के बिल्कुल बराबर एक स्वतंत्र हिस्सा पाने के हकदार है। ये तो सर हमारा बेसिक लॉ हो गया। अब इसी में ये जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में जो धाराओं की जानकारी दी थी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 की उपधारा 1, धारा 11, धारा 16, 3, वो सब मैंने डिटेल में सर इसमें लिख दी है, धारा 6, धारा 8, ये स्क्रॉल करके मैं ले जा रहा हूं। यहां से सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट चालू होते हैं सर, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दूं
वो भी हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित हैं। नंबर 1 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट नंबर 1 है रेवण सिदप्पा बनाम मल्लिकार्जुन 2023 10 ACC 1। ये 3 जजों की वृहद पीठ के द्वारा दिया गया था। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शून्य विवाह मतलब वाइड मैरिज से पैदा हुए बच्चे, बेटे और बेटियां दोनों आ गए सर इसमें, अपने पिता के हिस्से की पैतृक संपत्ति में भी सेक्शन 8 के तहत हिस्सा पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने माना कि पिता की मृत्यु के बाद जो हिस्सा काल्पनिक बंटवारे में पिता को मिलता है वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है और धारा 16(3) के तहत बच्चे क्लास फर्स्ट ईयर के रूप में उसमें हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। आप समझ चुके हैं सर बात को कि शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे पिता के हिस्से की पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार धारा 8 के तहत हिस्सा पाने के हकदार है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इसका कि डायरेक्ट पैतृक संपत्ति में नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे कि 30 बीघा जमीन है पिताजी के नाम से, उनकी एक पत्नी है पहले वाली और उनकी एक संतान है, दूसरी शादी कर ली, उनकी 3 संतानें हैं, तो ये 3 संतान सीधे ही 30 बीघा में दावा नहीं कर सकते। पहला उसका बंटवारा होगा काल्पनिक बंटवारा, और पहली पत्नी और उनकी एक संतान और पति तीनों में 10-10 बीघा जमीन का बंटवारा होगा। और फिर जो पति को जो 10 बीघा जमीन हिस्से में प्राप्त होगी उसमें ये दूसरी पत्नी के बच्चे हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत। पहली पत्नी और उसके बच्चे भी उसमें हिस्सा प्राप्त करेंगे। जैसे कि 3 बच्चे वो हो गए और 2 ये हो गई पत्नी और बच्चे, कुल 5 लोग उसमें हिस्सा प्राप्त करेंगे। ये बेसिक लॉ है सर इसका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सर हमारा दूसरा जजमेंट है जो हमारे वीडियो के टाइटल से ही संबंधित है। गुरुपत खंडप्पा मखदुम बनाम हीराबाई खंडप्पा मकदम 1978 1239 SC। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं कि धारा 6 के स्पष्टीकरण 1 के तहत काल्पनिक बंटवारा केवल एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि उसे पूरी वास्तविकता के साथ लागू किया जाना चाहिए। इसके तहत वेद पत्नी आबलिक मां को बेटों के बराबर हिस्सा देकर पहले पैतृक संपत्ति का बंटवारा होगा, उसके बाद ही मृत पति के हिस्से पर उत्तराधिकार लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट नंबर 3 है उत्तम बनाम सौभाग सिंह। इसमें जो 2016 का है सर ये, इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति जब काल्पनिक या वास्तविक विभाजन हो जाता है तो मिला हुआ हिस्सा व्यक्ति की पृथक संपत्ति सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाता है, जिस पर धारा 8 के तहत उत्तराधिकार के नियम प्रभावी हो जाते हैं। चौथा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट यमुनाबाई बनाम अनंतराव अड़ाओ बनाम अनंतराव शिवराम अड़ाओ 1988 फर्स्ट ACC 530। इसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 की उपधारा 1 और धारा 11 के तहत पहली पत्नी के जीवित रहते किया गया दूसरा विवाह पूर्णतः शून्य होता है, इसके बारे में बताया गया है। हालांकि मेंटेनेंस से संबंधित मामला था लेकिन इसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। पांचवा जजमेंट है शिरोमणि बनाम हेम कुमार AIR 1968 AC 1299। 3 जजों की बेंच का है सर ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया है कि बनारस स्कूल के मिताक्षरा कानून के अनुसार जब भी पुत्रों और पिता के बीच पैतृक संपत्ति का वास्तविक विभाजन होता है तो ऐसे वास्तविक विभाजन के समय पत्नी भी पुत्र के समान हिस्सा प्राप्त करती है। छठा है सर विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 का। ये सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत बेटी या बुआ को जन्म से ही बेटे के समान कोपार्सनर का दर्जा प्राप्त है, इसलिए 100 बीघा के मुख्य विभाजन में सबसे पहले बुआ चाचा का 1/3 मतलब 33.33 बीघा प्रत्येक अलग किया जाना कानूनन अनिवार्य है। 100 बीघा उदाहरण के रूप में लिख दिया, 50 बीघा भी हो सकता है, 30 बीघा भी हो सकता है, 10 बीघा भी हो सकता है, 5 बीघा भी हो सकता है, 1000 बीघा भी हो सकता है, फार्मूला यही लागू होगा। अब यहाँ से चालू होते हैं सर हमारे जजमेंट जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ये पूरे जजमेंट सर मैंने यहाँ लिख दिए हैं यमुनाबाई अनंतराव का जो अभी आपको बताया सर मैंने। मैं खास तौर से आपको जो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है उसी जजमेंट की ओर ले जा रहा हूँ। ये जजमेंट आ गया सर हमारा गुरुपत खंडप्पा मखदुम बनाम हीराबाई खंडप्पा मखदुम अन्य 27 अप्रैल 1978। इसके जजमेंट का पेरा का अनुवाद में सर आपको पढ़ के बता रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें लिखा गया। खास तौर से विधवा को भी संपत्ति में पुत्र के बराबर हिस्सा प्राप्त होगा, संतान के बराबर हिस्सा प्राप्त होगा। ये जजमेंट का अनुवाद है, आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है कि कानून के सही दृष्टिकोण से विधवा का हिस्सा, किसका हिस्सा? विधवा का हिस्सा उसके पति के जीवन काल में काल्पनिक विभाजन में उसे मिलने वाले हिस्से, एक तो हो गया काल्पनिक विभाजन में मिलने वाला हिस्सा, और उसकी मृत्यु के बाद उसके हिस्से में से उसे मिलने वाले हिस्से को जोड़कर निर्धारित किया जाएगा, तो कुल 2 हिस्से प्राप्त हो गए उसको सर। यहाँ पर ये मैंने आपको लाइन इसलिए पढ़ के बताई है ताकि आपको पता लग सके। बाकी ये इस जजमेंट की सरल व्याख्या भी सर इसमें की गई है मेरे द्वारा डिजिटल ई बुक में, और साथ ही
इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण इसमें कानूनी जानकारियां लिखी गई हैं और यहाँ से फिर अध्याय 1 चालू होता है सर हमारा। ये अध्याय 1 यहाँ से चालू होता है और इसमें और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मेरे द्वारा दी गई हैं। तकरीबन 185 के समथिंग इसमें पृष्ठ हैं और ये हमारा डिजिटल ई बुक का टाइटल है। और इसके कुछ अध्याय से भी सर मैं आपको परिचित करा देता हूँ। अध्याय 4, 5, 6, खास तौर से अध्याय 10 और 11 और 12 में बता दूं आपको, यदि पति जीवित है तथा पति के भाई भाई जिंदा हैं तब संयुक्त पैतृक संपत्ति में बंटवारा कैसे होगा। अध्याय 11 में जब पति जीवित है तब जीते जी बंटवारा कैसे होगा। अध्याय 12 में जब पति की मृत्यु हो गई तब मृत्यु के बाद किस प्रकार से बंटवारा होगा। अध्याय 13 में निसंतान पहली पत्नी और दूसरी पत्नी की 5 बेटियां पृथक संपत्ति का अंतिम बंटवारा कैसे होगा, काल्पनिक बंटवारा सीखें। ये सभी जो है अध्याय जो मैंने इसमें आपको पढ़ के बताए, इन सभी अध्यायों पर मैं मेरे चैनल पर डिजिटल ई बुक सर बना चुका हूँ। इन सभी टाइटल पे मैं वीडियो भी सर चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। उनकी डिजिटल ई बुक की लिंक भी उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगी। इसमें डिस्क्लेमर भी दी हुई है सर, ये एक डिजिटल ई बुक है जो आपके मोबाइल पर पीडीएफ के रूप में या गूगल ई बुक से आप खरीदेंगे तो उसी ऐप में डाउनलोड हो जाएगी। ये एक एजुकेशनल पर्पस के उद्देश्य से वीडियो सर मेरे द्वारा बनाए जाते हैं और ये विभिन्न कानूनों का संग्रह एक जगह मेरे द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स का, ताकि एक निश्चित प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जा सके। जैसे कि एक प्रॉब्लम आपके सामने रख दी गई कि हालात जो मैंने आपको बताए थे कि शराबी भी है, जुआरी भी है, सटोरिया भी है, अय्याश भी है, दूसरी शादियां भी कर ली, पत्नी को घर से भगा दिया, कोई खाना खर्चा नहीं दिया जा रहा है और तमाम जुल्म जातियां की जा रही हैं, तब क्या उपचार हो सकता है। तो ये उपचार है कि डायरेक्ट पत्नी तो नहीं मांग सकती लेकिन बेटे के जरिए दावा लगा सकती है। अब ये कैसे लगाया जाएगा, क्या उपचार होंगे, ये सब कुछ मैंने डिजिटली बुक के अंदर लिख दिया है। कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपके लिए सहायक हो सकते हैं उनका भी कलेक्शन मेरे द्वारा इसमें कर दिया गया। उसके अलावा भी बहुत सी जानकारियां मेरे द्वारा इसमें लिखी गई हैं। मात्र 299 रुपए इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पर मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आगे की प्रोसेस आप क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगी। जैसे आप 299 रुपए का भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर डाउनलोड के रूप में प्राप्त होगी मेरी वेबसाइट से। गूगल ई बुक में गूगल का एक ऐप होता है, ये उसी पर डाउनलोड होगी, वो आपकी वहां हमेशा लाइफ टाइम रहेगी। ये आपके जो है कि किसी के लिए भी व्यक्तिगत सलाह नहीं है सर, ना मेरे चैनल पे दी जाती है ना मेरे डिजिटल ई बुक में। शैक्षणिक जागृति, एजुकेशनल पर्पज से मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाते हैं ताकि एक आम व्यक्ति के अंदर कानून के लिए जागृति पैदा हो और यदि उसको कोई समस्या आती है तो उसका समाधान निकालने की कोशिश मेरे द्वारा की जाती है। दावा नहीं है सर, अंतिम फैसला कोर्ट में जज साहब के द्वारा दिया जाएगा। यदि आप वहां से केस हार सकते हैं तो अपीलेट कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, कहीं ना कहीं आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अभी लगातार मोटर यान अधिनियम 1988 पर वीडियो बना रहा हूँ, वो वापस मैं कंटिन्यू करूंगा सर। लेकिन ये मामला बीच में मेरे पास आ गया था, इस प्रकार का मैटर एक वकील साहब भी लेकर आए थे और इसी से रिलेटेड मैटर था वो, तो उसकी मैंने स्टडी भी की, उसके बारे में कंसल्ट भी की। तो मैंने सोचा क्यों ना इस जानकारी को आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए, क्योंकि ये हर घर की प्रॉब्लम है और करोड़ों भारतीयों की समस्या है। और चूंकि ये एक्ट पूरे ऑल इंडिया में लागू है सर, किसी स्टेट तक तो सीमित है नहीं, तो ये इस प्रकार से मैंने इस मकसद और नियत से बनाया है कि ऑल इंडिया में यदि आप लोगों की इस प्रकार की समस्या है तो कोई ना कोई रास्ता निकल सके। किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें और उसके बाद ही आप कदम उठाएं। और मेरे डिस्क्लेमर भी मेरे द्वारा इसमें लिख दी गई है डिजिटल ई बुक के अंदर। तो मैंने सर आपको मेरे चैनल पर जो आज का वीडियो का टाइटल है कि जब पिता पैतृक संपत्ति में हिस्सा ना दे तो जबरन हिस्सा कैसे लें, जबरन शब्द इस्तेमाल करा है सर। क्यों इस्तेमाल करा है, क्योंकि हालात तो आप जानते हैं, जब ऐसे हालात हैं तो जबरन ही लेना पड़ेगा, वरना पिता देवता के समान होता है, उनका सम्मान करना, उनकी इज्जत करना हर हर व्यक्ति की ड्यूटी फर्ज होता है। तो आज की वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी। उम्मीद आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।